हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह साहब जुड़ चुके हैं। अमर हाय, गुड आफ्टरनून। ना सबसे पहले मार्केट पर राय लेना चाहता हूँ, क्या लग रहा है इतने दिन तक एक रेंज बाउंड कारोबार के बाद कोई संकेत हैं बाजार ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, या आपको लगता है कुछ दिन और इसी रेंज में रहेगा बाजार? यदि मार्केट्स की बात करें तो सारे ग्लोबल मार्केट्स में ही यदि आप देखें तो एक सिमिलर ट्रेडिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट यदि आप निक्के की बात करें, क्योंकि वहां जो है येन की कमजोरी के कारण निक्के जो है वो 2% से ऊपर ट्रेड कर रहा। बट अदरवाइज यदि आप बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में एक सेलिंग थी, और फ्राइडे को जो जेनेट येलेन की जो स्पीच थी उसमें भी उनके और जो वाइस चेयरमैन है फिशर, उनके जो स्टेटमेंट्स आए वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद सितंबर 20-21 को जो उनकी मीटिंग होनी है उसमें एक संभावना बन सकती है इंटरेस्ट रेट हाइक की। तो उस कारण से मार्केट्स में थोड़ी सी मैं बोल रहा हूं कि भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और इस फ्राइडे को जो यूएस रिपोर्ट आने वाली है वो भी काफी अहम रहेगी कि उनको हेल्प करने में। जॉब तो ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट इंपॉर्टेंट होगी इस फ्राइडे को आने वाली। लेकिन कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं। टायर शेयरों में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है जहां पर मोमेंटम को राइड किया जाए? इससे पहले एक बार देख लेते हैं यूरोप के मार्केट्स किस तरह से खुले हैं। आप देखिए आधे % से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये अच्छा संकेत नहीं है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि इस समय तो हम इन्हीं संकेतों के ऊपर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। सबसे ज़्यादा जर्मनी का बाजार डैक्स देखिए गिरता हुआ दिख रहा है। हाँ सर बताइए, टायर सेक्टर में क्या अच्छा लग रहा है आपको? ओवरऑल टायर सेक्टर की बात करें तो जेके टायर्स है, उसमें एक अच्छी रैली हम लोगों ने देखी है। ऑलमोस्ट 40% की रैली अभी तक हम लोगों ने सिर्फ अगस्त में देखी है, तो उसे बाई किया जा सकता है। 126-127 के रेंज में बाइंग की जा सकती है। उसमें 123 का स्टॉप लॉस रख के 133 का टारगेट के लिए ट्रेडिंग की जा सकती है। और ओवरऑल जैसा आपने सही कहा कि टायर पैक, चाहे वो जेके टायर्स हो, अपोलो टायर्स हो, सीएट टायर्स हो, इन सब में एक अच्छी तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो जेके टायर्स में एक बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा एक और पैक है जो मजबूत है, वो है ऑटो पैक। आप देखिए टाटा मोटर्स तो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर है ही, हीरो मोटो, मारुति, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि नए लॉन्चेस होंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी, और इस महीने के बिक्री के आंकड़े भी इस हफ्ते आने वाले हैं। इस पैक में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? देखिए टाटा मोटर्स की बात करें तो ओवरऑल जिस तरह की टाटा मोटर्स में एक रैली और एक ब्रेकआउट हम लोग फिलहाल देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसमें बाइंग की जा सकती है। 523 से 525 के रेंज में इसमें बाइंग की जा सकती है। 515 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 539, 540 के टारगेट्स के लिए। बीपीएल, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनियां हैं, और बाजार का फोकस क्योंकि अब कंज्यूमर सेक्टर के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर तेजी हो रही है। कोई शेयर इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो? बीपीएल में भी देखिए 20% की अपर सर्किट लगा था शुक्रवार को, आज भी मजबूत है, करीब 10% से ज़्यादा की तेजी है। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी तरह की तेजी दिखा रहा है। कोई इन दोनों में से आपको अच्छा क्या लगता है? बीपीएल और मर्क की बात करें तो मर्क भी आज 10 रुपए से, उसमें करीब 10-10.5 रुपए से वो 12 रुपए के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है। बीपीएल में भी एक तेजी देखने को मिली है 5 रुपए की। तो कहीं ना कहीं इसमें एक ओवरऑल इन स्टॉक्स में एक तेजी तो दिख रही है, लेकिन जो मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें 12.5 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर चलता है तो उसमें फिलहाल एक फर्दर तेजी बन सकती है। चलिए अब ये सर्किट लग ही गया है 20% का, तो अब तो जो तेजी होनी है वो कल ही होगी। स्टॉक में फिलहाल अच्छी बढ़ता इन शेयरों में देखने को मिल रही है। एक और सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है देखिए वो पेपर सेक्टर है। इसके अलावा डीसीडब्ल्यू जैसे शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इवन डेल्टा कॉप देखिए 5% मजबूत है। कॉल आपसे डेल्टा कॉप पे लेना चाहता हूँ। डेल्टा कॉप लगातार अच्छी तेजी दिखा रहा है, ये बताइए और ऊपर जा सकता है क्या, या फिर जितनी रैली होनी थी आपके लिहाज से हो चुकी? चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको इसके? डेल्टा कॉप की बात करूं तो डेल्टा कॉप में एक रैली हम लोगों ने देखी है। ऑलमोस्ट प्राइसेस डबल हो गए हैं, 80 से 150 लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और उसमें भी आज भी यदि बात करें तो 6 से 5% के आसपास की इसमें रैली है। तो ओवरऑल इसमें बाइंग जरूर की जा सकती है डेल्टा कॉप में 145 के लेवल्स पे, क्योंकि अभी 152, 153 के लेवल्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो इस लेवल पे बाइंग ना करके इसमें एक डिप आती है, करेक्शन आती है, तो 145 के लेवल्स के आसपास बाइंग की जा सकती है।
138 का इसमें स्टॉप लॉस रख के 157 से 158 के टारगेट के लिए। ओके, डेल्टा कॉप में भी तेजी। आज रेलवे शेयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टीटागढ़, टेक्स रेल, करनेक्स, कालिंदी, ये पूरा पैक भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ दिख रहा है। पूछेंगे अमर से कि कौन सा स्टॉक उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस पैक में। आप देख कर रखिए, जब तक मैं एक और बाजार के इंपॉर्टेंट मुद्दे पर नज़र डालना चाहूँगा, और वो है एनसीडीज़। जिस तरह से देखिए कंपनियां लेकर आ रही हैं और क्या ज़बरदस्त रिस्पॉन्स एनसीडीज़ को मिल रहा है। क्या एनसीडीज़ में आपको पैसा डालना चाहिए और क्यों है इतनी होड़ एनसीडीज़ लाने की, सब पर बात करते हैं। एलिका वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल प्लानर निखिल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, सबसे पहला सवाल तो यही आता है, एनसीडीज़ पहले इतना चर्चित नहीं थे, अचानक से देखिए फ्लेवर में आए। क्या वजह लगती है आपको, एक के बाद एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो एनसीडीज़ ला रही हैं? हाँ, तो अभी हम देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को पैसे की काफ़ी ज़रूरत है और एनसीडी एक बहुत अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म पैसा कलेक्ट करने का। और एनसीडी दो तरह की हो सकती है, एक सिक्योर्ड एनसीडी होती है, एक नॉन सिक्योर्ड एनसीडी होती है। तो जो भी अभी एनसीडी आ रही है वो सब सिक्योर्ड एनसीडी है, सो दैट वो उनके एसेट्स बैक्ड सिक्योरिटीज़ है। तो अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो वो एसेट्स को लिक्विड करके कंपनी को वापस पैसा ले सकते हैं। तो ये सिक्योर्ड एनसीडीज़ आ रही हैं तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें बन रहा है। ये बताइए, एनसीडीज़ में पैसा अगर लगाएं तो किस तरह के रिटर्न्स मिलते हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को। ओके, तो एनसीडी एक अपनी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी हो गई। तो वहाँ पे जो अभी रिसेंटली जो भी एनसीडी आ रही है वो 9.05% से 9.25% तक रिटर्न दे रही है। तो अगर हम देखें अभी एनसीडी बाजार में इतना एपेटाइट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अगर फिक्स्ड डिपॉजिट देखें तो फिक्स्ड डिपॉजिट 7.25% से 7.5% आ गया है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अब इतना लुक्रेटिव ऑप्शन नहीं रहा है। तो जहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, फिक्स गारंटी रिटर्न मिल रहा है, तो इन्वेस्टर वहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो अभी टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी नहीं हैं। अगर हम देखें तो एफडी बहुत रेट कम आ गई है, और हम कॉर्पोरेट एफडी की बात करें तो वो भी 8-8.25% पे है। तो अगर 9.25% और AAA सिक्योरिटी है ये, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स को निवेश करने के लिए। ओके, तो निवेश करना चाहिए। कोई स्पेसिफिक एनसीडी जिसमें आपको लगता हो इसमें पैसा इस समय डालने का मौका दिख रहा है? तो अभी एनसीडी ये सब जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फर्स्ट डे ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 या 2 दिन में उनका पूरा जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो एनसीडी उन्हीं के लिए अच्छा है जो 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं या 20 उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जो इनका इंटरेस्ट इनकम है वो टैक्सेबल है। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आप अगर 9% मिल भी रहा है आपको, तो आप 30% टैक्स देके आपके हाथ में केवल 6 से 6.5% आएगा। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा डेट फंड अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि इस समय हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वो सीधी तस्वीरें। देखिए, सम्मानित किया जा रहा है जो रियो ओलंपिक्स में खिलाड़ी गए थे और जीते हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। खुद प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति हैं, और आप देखिए 15 खिलाड़ियों को इस समय सम्मानित किया जा रहा है जो रियो ओलंपिक्स गए थे। उसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लोग हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। साक्षी मलिक हैं, दीपा हैं, जो अभी वहाँ पर मौजूद हैं, और उनको खेल रत्न से सम्मानित कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति भवन से। ये सीधी तस्वीरें आपके लिए हाजिर होती हुई। आइए सुनते हैं क्या बातचीत हो रही है वहाँ पर। श्री जीतू राय, निशानेबाजी। इन्होंने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, एशियाई खेल 2014 में पुरुषों की 50 मीटर फ्री पिस्टल खेल विधा में स्वर्ण पदक और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल खेल विधा में कांस्य पदक टीम, 214 में मेरीबोर स्लोवेनिया में आयोजित विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल खेल विधा में स्वर्ण पदक और पुरुषों की 50 मीटर फ्री पिस्टल खेल विधा में रजत पदक जीता। श्री जीतू राय को निशानेबाजी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री जीतू राय।
तो जो खिलाड़ियों ने अच्छा काम किया है उसको सरकार सम्मानित कर रही है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। और अभी अभी आपने देखा गीतू राय को निशानेबाजी के लिए अवार्ड दिया गया है, और पीवी संधू ने बैडमिंटन में जिस तरह से कमाल दिखाया उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है। साथ ही साक्षी मलिक ने कुश्ती में जिस तरह से कमाल किया है, ये सारे अवार्ड सेरेमनी इस समय राष्ट्रपति भवन में चल रही हैं और हम समय समय पर आपको वापस भी वहाँ पर ले जाएंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट निखिल कोठारी बने हुए हैं। ऐसा करते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद उनसे बातचीत को जारी रखेंगे और वो जो कह रहे थे कि कौन से वो एनसीडीज़ हैं जहाँ पर आपको पैसा लगाना चाहिए वो भी बताएंगे। हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी अमर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूछेंगे हम कुछ ही देर में कि कौन से रेलवे शेयर उनको सबसे अच्छे लग रहे हैं। तो ये सब एक्शन रहने वाला है छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं बाजारों का हाल और हम अपने एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि एनसीडीज़ में आपको पैसा लगाना चाहिए, तो वो कह रहे हैं जी हाँ लगाना चाहिए। और आपको बता दूं DHFL का एनसीडी इस समय खुला भी हुआ है, तो पूछते हैं निखिल से कि निखिल इसमें पैसा लगाना चाहिए फिर लोगों को? हाँ, जो DHFL का FD है वो अच्छा है, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इंडिया में जो अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जो लोन है वो सिक्योर्ड है, और क्योंकि अगर इन्वेस्टर देखें तो हाउसिंग पे डिफ़ॉल्ट बहुत कम लोग करेंगे, तो उस तरह और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 9.25% है और ये 3 साल 5 साल 7 साल के लिए अवेलेबल है। तो मैं ये कहूँगा जो निवेशक 10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और जिनको फिक्स रिटर्न चाहिए वो इस फंड में इस एनसीडी में निवेश कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया निखिल आपका। तो यहाँ पर एनसीडी में पैसा लगाने का मौका है। DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आप सब इसके शेयर तो ट्रेड करते ही हैं, अब आप इसके एनसीडी में भी पैसा लगा सकते हैं, ये राय निकल कर आ रही है। चलिए रुक करते हैं वापस। रेलवे शेयरों की हम बात कर रहे थे, अमर हमारे साथ बने हुए हैं। अमर बताइए रेलवे शेयरों में कौन सा शेयर आपको सबसे अच्छा लग रहा है? रेलवे स्टॉक्स में टीटागढ़ में बाइंग की जा सकती है। उसमें हम लोगों ने एक अच्छी रैली देखी है 95 के लेवल से ऑलमोस्ट 116, तो उसमें एक बाइंग की जा सकती है। 113 के लेवल पे बाइंग की जा सकती है। उसमें 108 का स्टॉप लॉस रख के 122 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग की जा सकती है। 122 का टारगेट अभी नहीं खरीदें, थोड़ा नीचे आने दें, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए आपको। जनरली हम देखते हैं रेलवे शेयरों में 2-3 दिन तक मोमेंटम बरकरार रहता है, तो आज ये शुरू हुआ है तो थोड़ा नीचे आए तो वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है। M&M फाइनेंशियल्स देखिए यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। आज के सत्र में FNO में सेकेंड टॉप मोस्ट एक्टिव स्टॉक यही है इस समय। टायर शेयरों की तो बात हमने करी और टाटा मोटर की बात भी हमने करी। M&M फाइनेंशियल्स ये कैसा लगता है आपको? यदि M&M फाइनेंशियल्स की बात करें तो आज इसमें भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन M&M फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसमें कंसोलिडेशन पिछले 4-5 हफ्तों से एक देखा जा रहा था, वो 340 के लेवल्स पे। तो वो लेवल जो है वो आज टूट गया है, और तो इस कारण से इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन ऑन दी अपसाइड ये 340, 355, 360 लेवल्स तक ये जा सकता है, क्योंकि इसमें जो कंसोलिडेशन थी वो ऑलमोस्ट एक महीने तक की 20 ट्रेडिंग डेज की एक कंसोलिडेशन थी, जिसमें रेजिस्टेंस 342, 43 के लेवल का था। और इसमें जो नीचे सपोर्ट बनता है वो करीब 338 के लेवल्स का सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट इसमें बनता है। हमने तेजी वाले शेयरों की तो बात कर ली, लेकिन मंदी वाले शेयरों की बात करते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर तो आज फिर से आईटी सेक्टर ही है। टॉप 5 निफ्टी लूजर्स में 4 शेयर जो हैं वो आईटी स्पेस से ही हैं। HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS। ये बताइए सबसे कमज़ोर पैटर्न चार्ट वाइज आपको कौन से स्टॉक का लगता है? यदि देखें तो ओवरऑल विप्रो में भी एक काफ़ी वीकनेस दिख रही है। TCS की बात करें तो TCS में 2450 के लेवल्स पे एक सपोर्ट है, मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट बोल सकते हैं TCS का, तो वहां कहीं ना कहीं इस मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। विप्रो की बात करें इन पर्टिकुलर तो विप्रो की बात करें तो विप्रो ने काफी अपना मेजर सपोर्ट जो उसका अर्लियर ही था 500 के लेवल्स पे वो टूट चुका है, और कहीं ना कहीं अब वो ऑलमोस्ट 450 लेवल्स तक नीचे उसमें एक गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि आईटी
स्टॉक्स की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, तो चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे टेक महिंद्रा, ओवरऑल सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे एक फंडामेंटल व्यू भी आ रहा है कि उनके जो आने वाले समय में उनके जो अर्निंग्स रहेंगे वो किस तरह के रहेंगे, तो ये भी एक कंसर्न है। और ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल आईटी सेक्टर का ट्रेंड ही फिलहाल बिकवाली में है, तो इसमें खरीदारी अभी फिलहाल न करने की सलाह है। ऑब्वियसली खरीदारी से थोड़ा दूर रहें इन शेयरों में। शुक्रिया अमर आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। बाजार देखिए निचले स्तर से थोड़ा सा रिकवर करता हुआ हरे और लाल निशान के बीच में झूल रहा है। यूरोप के बाजारों पर रखिए नज़र, क्योंकि अगर यहाँ रिकवरी देखने को मिले तो भारतीय बाजार भी थोड़ा सुधर सकते हैं। इस समय हम देख रहे थे जब यूरोप के मार्केट्स खुले थे तो आधे % की कमजोरी के साथ वहां पर कारोबार हो रहा था। एक बार जल्दी से देख लेते हैं किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। तो निश्चित तरह से सुधर रहे हैं, क्योंकि 0.5% नीचे मैंने डैक्स को देखा था, और अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। कैक भी जो % कमजोर था, यहाँ पर भी थोड़ा सा निचले लेवल पर सुधार ही देखने को मिल रहा है। इसलिए भारतीय बाजारों ने भी देखिए गिरावट जो थी वो थामी है, रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा 8600 के ऊपर ये निकलता है या फिर नहीं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ ही। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ITL में कौन बाजी मार रहा है।